चलिए शुरू करते हैं क्लास। कल हमने सेक्शन 113 तक की चीजें कवर की थी। अभी सेक्शन 114 से आज शुरू करना है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड दिस सेक्शन। सेक्शन 114 13 हो गया था ना कंप्लीट कर? हाँ 13 हो गया था, ठीक है। चलिए 114, अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। ठीक है, ये सेक्शन एप्लीकेबल तभी होगा जब अबेटर ऑफेंस कमिट होने वाली जगह पे प्रेजेंट हो, अदरवाइज ये सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। यानी कि अबेटर की प्रेजेंस ही इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी है। इसमें लिखा है whenever any person who is absent would be liable to be punished as an abettor is present when the act or the offense for which he would be punishable in consequence of the abatement is committed, he shall be deemed to have committed such act or offense। मतलब इसमें सिंपल सी भाषा में ये लिखा है, सिंपल सी लैंग्वेज में ये लिखा है कि जब कोई व्यक्ति जिसे हम एज एन अबेटर पनिश करते, एज एन अबेटर हम पनिश उसको करते हैं जो अबेटमेंट करता है, तो अगर वो व्यक्ति वहां पे प्रेजेंट होता, ठीक है, अगर वो व्यक्ति वहां पे प्रेजेंट होता, अगर वो वहां प्रेजेंट होता तो हम उस अबेटर को वैसे ही पनिश करेंगे जैसे कि उसने खुद ने ऑफेंस किया हो। मतलब इफ द अबेटर इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ ऑफेंस, देन ही इज लायबल टू बी पनिश्ड एज इफ ही हैज कमिटेड द ऑफेंस। तो उसे पनिश उस तरह से किया जाएगा जैसे कि उसने ही ऑफेंस कमिट किया हो। यह बड़ी सिंपल सी चीज थी। The meaning of this section is that if the nature of the act done constitute abatement, then if present, the abater is to be deemed to have committed the offense, though in point of fact another actually committed it. चाहे फिर ऑफेंस किया किसी ने और ने हो, चाहे ऑफेंस फिर उसके दोस्त ने किया हो, आपने जिसको अबेट किया था चाहे ऑफेंस उसने किया हो, बट अबेटर चूंकि वहां पे प्रेजेंट है, चूंकि अबेटर वहां पे प्रेजेंट है, तो यही माना जाएगा, यही डीम किया जाएगा कि अबेटर ने ही ऑफेंस किया है। बड़ी सिंपल चीज थी, आपको समझ में आ रही होगी। एग्जांपल देख लो, अ ब्लो इज स्ट्रक बाय ए इन द प्रेजेंस एंड बाय द ऑर्डर ऑफ बी। ए ने, मतलब ए को किसी ने चोट पहुंचाई, ए नाम का व्यक्ति था, नहीं चलो छोड़ो, चोट किसी और को पहुंचाई। सपोज कर लो कि ए ने चोट पहुंचाई, कोई और व्यक्ति था, उसको ए ने चोट पहुंचाई, बट ए ने जो चोट उसको पहुंचाई थी वो बी के कहने पे पहुंचाई थी, बी के ऑर्डर पे पहुंचाई थी, और बी भी वहीं पे प्रेजेंट था। मतलब चोट पहुंचाई ए ने, बट वो पहुंचाई किसके ऑर्डर पे? बी के ऑर्डर पे, और बी वहां पे प्रेजेंट था। तो यहाँ पे दोनों के दोनों प्रिंसिपल ऑफेंडर कहलाएंगे। यहाँ पे ए भी प्रिंसिपल ऑफेंडर कहलाएगा और बी भी प्रिंसिपल ऑफेंडर कहलाएगा। लेकिन अगर सोचो कि ये बी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, अगर ये बी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, तो उस केस में हम बी को सिर्फ अबेटर मानते, प्रिंसिपल ऑफेंडर नहीं मानते, सिर्फ अबेटर मानते। बट चूंकि वो प्रेजेंट था इसलिए उसको भी यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफेंडर माना जाता है। तो ये चीज क्लियर हो गई है कि अगर अबेटर का प्रेजेंस वहां पे होता है कमीशन ऑफ द ऑफेंस के टाइम पे, तो वो भी एक प्रिंसिपल ऑफेंडर कहलाता है। ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने कुछ इसके पॉइंटर्स लिख रखे हैं जो आप लोग रीड करिएगा। बड़ी सिंपल सिंपल पॉइंटर है जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बट एक और चीज यहाँ पे आपको इस सेक्शन को आप ध्यान से देखोगे तो कुछ सेक्शन 34 जैसी चीज आपको नजर आ रही है। सेक्शन 34 में तो यही था कि फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में जब हम काम करते हैं या ऑफेंस करते हैं, कोई एक्ट करते हैं, तो वहां पे एक जॉइंट लायबिलिटी प्रिंसिपल बन जाता है जिसमें ये समझा जाता है कि ऑफेंस आपने किया है। मतलब हर एक इंसान जो उस जॉइंट लायबिलिटी में पार्टिसिपेट करता है, उस हर एक को ये डीम किया जाता है कि वो ऑफेंस उसी ने किया है, इंडिविजुअली किया है। और सेक्शन 114 में भी कुछ ऐसी ही बात होती है कि अगर अबेटर वहां पे सिर्फ प्रेजेंट होता है, चाहे भले ही उसने कुछ किया नहीं हो, अबेटमेंट उसको वहां पे एक प्रिंसिपल ऑफेंडर बना देती है। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है कि सेक्शन 34 जॉइंट लायबिलिटी की बात करता है, लेकिन सेक्शन 114 जो है वो अबेटमेंट की बात करता है। यहां पे एक व्यक्ति ने पहले अबेटमेंट किया था, तो पहले तो वो लायबल था एज एन अबेटर, बट अबेटर होने के साथ साथ वो वहां पे प्रेजेंट भी था, तब जाके सेक्शन 114 की एप्लीकेबिलिटी होती है। ठीक है, और एक और चीज इसमें ध्यान रखना कि अबेटर सिर्फ वहां पे प्रेजेंट है, ही टेक्स नो एक्टिव पार्ट इन द डूइंग ऑफ इट। उसने कोई एक्टिव पार्ट नहीं किया, उसने कोई मदद वगैरह नहीं की उसकी मारने में, उसने बस अबेट कर दिया और वो प्रेजेंट था, उसने खुद कुछ नहीं किया, उसने खुद कोई एक्टिव पार्ट नहीं किया। ये चीज जरूर याद रखना सेक्शन 114 के अंदर। ठीक है, तो ये एक चीज होती है। उसके बाद अ मेयर डायरेक्शन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड द कैरिंग आउट ऑफ द डायरेक्शन मे ओनली बी इंस्टिगेशन एंड मे नॉट बी द केस ऑफ जॉइंट एक्ट फॉलिंग अंडर सेक्शन 34। अगर आप किसी को कुछ करने का कह रहे हो,
या आपको किसी से डायरेक्शन मिली कि ऐसा कर देता हूं, है ना, और आप उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कुछ ऑफेंस कर रहे हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टिगेशन कहलाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टिगेशन कहलाएगा, वो सेक्शन 34 का जॉइंट एक्ट नहीं कहलाएगा। बड़ा सिंपल था, सेक्शन 34 और सेक्शन 114 का डिफरेंस यहाँ पे क्लियर हो चुका है। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 376 यानी कि रेप, उसके साथ भी सेक्शन 114 का चार्ज लग जाता है। सेक्शन 114 यानी कि हो सकता है कि रेप को अबेट किसी ने किया हो, किसी ने रेप को अबेट किया हो और वो व्यक्ति वहां पे प्रेजेंट भी हो। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति रेप को अबेट कर रहा था, रेप करने के लिए किसी को उकसा रहा था, वो व्यक्ति वहां पे प्रेजेंट भी था। हो सकता है उसने खुद रेप में एक्टिव पार्ट नहीं लिया हो, बट वो प्रेजेंट था, तो उसके ऊपर सेक्शन 114 लगाया जा सकता है सेक्शन 376 के साथ। तो उसमें क्या क्या चीजें प्रूफ करना पड़ती है, केस लॉ था ये, उसमें ये पता था कि देयर वाज अबेटमेंट ऑफ रेप टू बी कमिटेड, पहली चीज ये प्रूफ करो। दूसरी चीज दैट द अबेटर्स हैव फैक्चुअली अबेटेड द कमीशन ऑफ रेप, जो अबेटर है उसने रेप को करने के लिए अबेट किया था। और तीसरी चीज, दे वर प्रेजेंट एट द टाइम व्हेन द कमीशन ऑफ रेप टुक प्लेस, और जब रेप हो रहा था तब वो वहां पे प्रेजेंट थे। ये चीज वहां पे इनको तीन चीजें वहां पे प्रूफ करना पड़ेगी। तो आप समझ सकते हो कि ये तीन चीज सेक्शन 114 के एसेंशियल इंग्रेडिएंट कहला सकते हैं कि वो ऑफेंस हुआ, आप उस ऑफेंस में अबेटर थे, और जब आपने अबेट किया, जब वो ऑफेंस हो रहा था, तब आप वहां पे प्रेजेंट थे चाहे आपने एक्टिव पार्टिसिपेशन उसमें नहीं किया हो, है ना। ये चीज आप याद रखेंगे। सेक्शन 114 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए लेट्स मूव टू सेक्शन 115। वन सेकेंड, वन सेकेंड, लेट मी जस्ट स्विच माई नेटवर्क। यस, तो सेक्शन 114 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 115। सेक्शन 115 का टाइटल अगर आप देखोगे, देखो ये एग्जाम, ये जो सेक्शन 115 है, ये थोड़ा एग्जाम में पूछा जाने वाला सेक्शन है। ठीक है, इसको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस आप देना। और एग्जाम में क्यों पूछा जाता है उसका भी एक रीजन है, क्योंकि एक पनिशमेंट के बारे में बताता है। ये बताता है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। यानी ये क्या बताता है, ये बताता है कि अगर आप किसी ऐसे ऑफेंस का अबेटमेंट करते हो, किसी ऐसे ऑफेंस का आप अबेटमेंट करते हो जिसमें आपको जिस ऑफेंस में डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की सजा हो, यानी कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा होती है, अगर आप उस ऑफेंस का अबेटमेंट करोगे तो आपको कितनी सजा वहां पे मिलने वाली है। ठीक है, तो ये सेक्शन बड़ी ही सिंपल शब्दों में ये कह देता है कि अगर आप कोई ऐसा ऑफेंस करते हो जिसमें डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो, और किसी व्यक्ति ने आपके उस ऑफेंस को अबेट किया था कि आप ऐसा कर दो, तो वहां पे तीन चीजें बनती। पहला तो कि अबेटमेंट के बाद भी वो ऑफेंस कमिट ही नहीं हुआ हो, या फिर उस अबेटमेंट के कारण कमिट नहीं हुआ हो, और तीसरी चीज कि थोड़ा सा ही कमिट हुआ हो, और चौथी चीज कि पूरा ही कमिट हो गया हो, है ना। मतलब कि जब कभी कोई अबेटमेंट होता है तो हम बार बार इस चीज को पढ़ते आए हैं कि अबेटमेंट करना अपने आप में एक ऑफेंस होता है, चाहे उस अबेटमेंट के कारण वो ऑफेंस हो या ना हो। जिस ऑफेंस को अबेट किया है वो हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अबेटमेंट अपने आप में एक ऑफेंस होता है, आपका काम वहीं खत्म हो जाता है जहां पे आपने अबेटमेंट कर दिया। तो ये सेक्शन वो सब चीजों को पनिश करता है, चाहे वो ऑफेंस कमिट हुआ हो, चाहे वो उस अबेटमेंट के कारण कमिट हुआ हो, या वो कमिट हुआ हो पर पार्ट में हुआ हो, पूरा नहीं हुआ। उसके बाद भी फिर हमें दो चीजें देखना पड़ती है क्योंकि हमारे आईपीसी में कुछ कुछ ऐसे अबेटमेंट है जिनके लिए आईपीसी ने एक्सप्रेस प्रोविजन बना रखे हैं, और कुछ कुछ में एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं बना रखे हैं। मतलब कुछ कुछ ऑफेंस के अबेटमेंट का प्रोविजन आईपीसी में दे रखा है, बट कुछ कुछ अबेटमेंट का प्रोविजन आईपीसी में नहीं दिया है। तो क्या हम ये समझे कि जिन ऑफेंसेस का अबेटमेंट का पनिशमेंट आईपीसी में नहीं दिया है उसके अबेटमेंट की सजा नहीं मिलती? ऐसा नहीं है ना। तो सेक्शन 115 में हम उसकी सजा देखेंगे। सेक्शन 115 में लिखा है, इफ नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अबेटमेंट, and if that offense is not committed in consequence of the abatement,
then imprisonment of either description which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. यहां से क्या पता चला यहां से ये पता चला कि अगर आपने डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट से पनिशेबल किसी ऑफेंस का अबेटमेंट किया, आपने अबेटमेंट कर दिया, बट उस अबेटमेंट के कारण ऑफेंस नहीं हुआ, उस अबेटमेंट के कारण ऑफेंस नहीं हुआ, और आईपीसी के अंदर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन भी नहीं दिया है उस अबेटमेंट के लिए, तो वहां पे आपको 7 साल तक की जेल और फाइन आपके ऊपर लगाया जाएगा। यानी कि 7 साल तक की जेल हो सकती है प्लस फाइन भी लगेगा। ये एंड लिखा है मतलब फाइन भी लगेगा। और उसके बाद एंड इफ एनी एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लाइबल and if any act for which the abater is liable in consequence of such abatement which causes hurt to any person is done, the abater shall be liable to imprisonment of either description for a term which may extend to 14 years and shall also be liable to fine. देखो सजा 7 साल से 14 साल हो गई सीधे सिर्फ किस कारण से? क्योंकि 7 साल की सजा तब थी जब आपके अबेटमेंट के कारण वो ऑफेंस नहीं हुआ था। बट अगर आपके अबेटमेंट के कारण अगर वो ऑफेंस हुआ, या मान लो कि पूरी तरह से नहीं भी हुआ बट हो गया, और उसके कारण किसी को चोट लग गई, उसके कारण किसी को हर्ट हो गया, तो आपकी जो सजा है अबेटमेंट की वो 7 साल से सीधे 14 साल हो जाएगी, यानी डबल हो जाएगी। बट ये चीज एप्लीकेबल सिर्फ कहां होगी? ये चीज एप्लीकेबल सिर्फ वहां होगी जहां पे उस अबेटमेंट के लिए एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया होगा, यानी उस अबेटमेंट की सजा का एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया है, एक्सप्रेस प्रावधान उसका नहीं बना है। क्योंकि अगर एक्सप्रेस प्रोविजन बना होगा तो हमें फिर उस प्रोविजन को पढ़ना पड़ेगा कि उसमें कितनी सजा दी है, और वो हमें मानना पड़ेगी। बट चूंकि एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे सेक्शन 115 के अंदर से वो सजा को देख लेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? आपको यहाँ पे रखना है 7 साल और 14 साल। और आप कैसे इसको याद रखोगे? आप ऐसे याद रख लोगे कि ऑफेंस जो है वो डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट वाला होना चाहिए, ठीक है, और एक्सप्रेस प्रोविजन उसका नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज कि अगर आपके अबेटमेंट के कारण ऑफेंस नहीं होता है तो 7 साल की सजा, लेकिन अगर आपके अबेटमेंट के कारण अगर वो ऑफेंस हो जाता है या पूरी तरह से नहीं भी होता है, तो इतना हो जाता है कि चोट लग जाती है किसी को, तो सजा 14 साल की हो जाएगी, डबल हो जाएगी। चलिए आते हैं सेक्शन 116 पे। अब ये क्या बात करते हैं? अब ये दूसरा वाला, अभी देखो इसके पहले वाला जो सेक्शन था उसमें हम किस ऑफेंस के अबेटमेंट की बात कर रहे थे? उसमें हम बात कर रहे थे बस ऐसे ऑफेंस के अबेटमेंट की जहां पे आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस होता है। बट हमारे पिनल कोड में सारे ऑफेंसेस डेथ वाले थोड़ी होते हैं, सारे ऑफेंसेस लाइफ इंप्रिजनमेंट वाले थोड़े होते हैं। कुछ ऑफेंस तो इंप्रिजनमेंट वाले भी होते हैं ना, जिसमें नॉर्मल इंप्रिजनमेंट होती है 7 साल, 10 साल, 14 साल, 3 साल, 5 साल, ऐसे भी तो ऑफेंस होते हैं। तो अगर ऐसे ऑफेंस का अबेटमेंट किया तो उसमें सजा कितनी है? बट ऑब्वियसली बात है उसमें सजा कम होगी, क्योंकि एक ऑफेंस जिसमें डेथ पेनल्टी मिलती है और एक ऑफेंस जिसमें सिर्फ नॉर्मल इंप्रिजनमेंट मिलता है, सजा मिलती है, दोनों में कुछ तो फर्क होगा, तभी तो एक में डेथ है और एक में इंप्रिजनमेंट है। बट आपको एक और चीज यहाँ पर समझना पड़ेगी कि सेक्शन 116 में इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड की भी हम बात करते हैं। इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड मतलब वो ऑफेंस नहीं हुआ है ना। आप इसको ध्यान से समझिएगा मैं यहाँ पे क्या समझा रहा हूं। कोई ऐसा ऑफेंस आपने अबेट किया जिसमें इंप्रिजनमेंट हो, यानी कि कोई ऐसे ऑफेंस के लिए आप अबेटमेंट कर रहे हो जिस ऑफेंस में इंप्रिजनमेंट मिलती हो और वो ऑफेंस नहीं हुआ। तो देखो यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है कि जब भी हम कभी कोई अबेटमेंट करते हैं तो वहां पे उस अबेटमेंट के बाद 3 परिस्थितियां बन सकती है। उस अबेटमेंट के बाद 3 परिस्थितियां बनती है। पहली परिस्थिति कि उस अबेटमेंट के कारण कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उस अबेटमेंट के कारण कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं। दूसरी परिस्थिति कि उस अबेटमेंट के कारण जो ऑफेंस हुआ है ना, वो कमिट हो गया, यानी उस अबेटमेंट के कारण जो ऑफेंस होना था वो हो गया। और तीसरी चीज एक और होती है कि सम एक्ट डिफरेंट बट नेचुरली फ्लोइंग फ्रॉम द एक्ट अबेटेड मे बी परपिट्रेटेड। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा, थोड़े टाइम पहले, कल पढ़ा था कि जो चीज आपने अबेट की थी वो तो नहीं हुई बट उसकी जगह कुछ और हो गया। कि 3 परिस्थिति बनती है अबेटमेंट के बाद, या तो कुछ नहीं हुआ, या फिर जो अबेट किया था वो हो गया, या फिर जो अबेट किया था वो नहीं हुआ लेकिन उसके साथ उसके ही कारण कुछ और हो गया। तो जब कभी अबेटमेंट के कारण या अबेटमेंट के बाद भी कोई ऑफेंस नहीं होता है तो वो चीज सेक्शन 115 और 116 में हम गवर्न करते हैं। वो चीज हम कहां पे गवर्न करते हैं? सेक्शन 115 और 116 में, जो कि मैंने आपको 115 तो अभी पढ़ाया ऊपर। उसमें भी आपने क्या देखा कि जो ऑफेंस आपने अबेट किया था वो कमिट ही नहीं हुआ है, और 116 में भी हम यही देखने वाले हैं, ठीक है। बट जब कभी हमारे अबेटमेंट के कारण ऑफेंस हो जाता है तो उस चीज की सजा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्शन 109 और 110 में। हम सेक्शन 109, धारा 109 और 110 में यही तो पढ़ के आए थे कि जब अबेटमेंट के कारण एक्ट हो गया और
ये जो तीसरा वाला कंसिक्वेंस था जिसमें अबेटमेंट के कारण जो एक्ट हम चाह रहे थे, जो ऑफेंस हम चाह रहे थे, वो तो नहीं हुआ, बट उसी के रास्ते में कोई दूसरा हो गया। तो इस चीज के लिए सेक्शन 111, 112 और 113 हमने कवर किए थे। आपको याद होंगे सारे सेक्शन ये वाले, हम इसको कल से पढ़ रहे हैं अभी तक। तो आप ये चीज जरूर अपने बेरेक में मार्क कर लेना कि कौन सा सेक्शन किस टाइप के लिए पनिशमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। चलिए अब फाइनली हम इसकी सजा की बात कर लेते हैं। सजा की अगर बात करोगे तो यहाँ पे लिखा है whoever abates any offense punishable with imprisonment। कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे ऑफेंस को अबेट करता है जिसमें imprisonment हो सकता है, if offense be not committed and no express provision for such abatement is provided under this code, he be punished with imprisonment of any description for a term which may extend to 1/4 of the longest term provided for that offense or with such fine for that offense or both। देखो ये कितनी सिंपल चीज लिखी है। पहली इंपॉर्टेंट चीज की यहाँ पे भी एक्सप्रेस प्रोविजन की बात नहीं होती, मतलब यहाँ पे भी एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं होना चाहिए। और ये बार बार मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप खुद समझ जाओगे आपकी एक्सप्रेस प्रोविजन अगर होगा तो हम उसको देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे। तो ये सिर्फ वही देखेंगे जहां पे एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया है। अब देखो हुआ क्या कि कोई भी ऑफेंस था जिसमें आपको इंप्रिजनमेंट मिलता है, नॉर्मल इंप्रिजनमेंट मिलता है, किसी ने उस ऑफेंस के लिए अबेट कर दिया, और अगर वो ऑफेंस नहीं हुआ तो उस व्यक्ति को हम 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म फॉर दैट ऑफेंस की इंप्रिजनमेंट देंगे। या फिर इसमें देखो और लिखा है, मतलब इसमें अगर इंप्रिजनमेंट नहीं भी दी तो सिर्फ फाइन से भी काम हो सकता है, और बोथ या दोनों भी हो सकते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है कि वो ऑफेंस जो अबेट किया था वो कौन सा है। अगर मान लो कि उस ऑफेंस में जो इंप्रिजनमेंट है वो 2 महीने का है, जो ऑफेंस आपने अबेट किया था उसमें 2 महीने का इंप्रिजनमेंट है, तो 2 महीने का 1/4 करोगे तो कितना होगा? 2 महीने का 1/4 करोगे तो इतना कम होगा कि हो सकता है कोर्ट आपको नहीं दे और सिर्फ आपसे फाइन लेके आपको छोड़ दे, ये भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे और लिखा है, एंड लगा है। लेकिन अगर मान लो कि थोड़ा बड़ा ऑफेंस है अब देखो ये 1/4 का कॉन्सेप्ट क्या है, 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म फॉर दैट ऑफेंस, इसका मतलब समझना आप। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चोरी, ठीक है, एक चीज होती है चोरी, सपोज करो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, थेफ्ट, उसमें जो एक चीज मान लेते हैं कि इसमें जो सजा है एक्सटेंड टू 3 इयर्स होती है। 3 इयर्स मतलब कि यहाँ पे 3 साल तक की सजा हो जाती है चोरी में, ठीक है। और आपने क्या कर दिया, आपने अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट कर दिया। मान लो कि आपने चोरी का अबेटमेंट कर दिया कि किसी को चोरी करने के लिए उकसा दिया, बट वो एक्ट कमिटेड नहीं हुआ, आपने उसको उकसाया चोरी के लिए, बट उसने चोरी नहीं की। पर चूंकि उसने चोरी नहीं की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने तो अबेटमेंट कर दिया, उससे फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे कौन सा सेक्शन अप्लाई हो जाएगा? यहाँ पे सेक्शन अप्लाई हो जाएगा सेक्शन 116। सेक्शन 116 यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी पनिशमेंट डिसाइड की जाएगी। अब अगर इसके अकॉर्डिंग आपकी पनिशमेंट डिसाइड की जाएगी तो पहली चीज तो ये कि आपने चोरी के लिए उसको अबेट किया था, उसने चोरी कमिट नहीं की, अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट का कोई एक्सप्रेस तो सजा कितनी मिलेगी? हमने क्या देखा था सजा? 1/4 ऑफ द मैक्सिमम टर्म, 1/4 ऑफ द मैक्सिमम टर्म ऑफ दैट ऑफेंस। ऑफेंस कौन सा था यहाँ पे जिसको अबेट किया था? चोरी, थेफ्ट। आप उसका मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट देखो कितना लिखा है, एक्सटेंड टू 3 इयर्स, मतलब कि मैक्सिमम कितना है? 3 साल। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? 1/4 ऑफ 3 इयर्स। आप इसका 1/4 निकाल के देखो कितना हो रहा है 3 साल में कितने महीने होते हैं? 36 महीने। और 36 महीने डिवाइड बाय 4 कर लो तो कितना हो गया? 9 मंथ्स। मतलब यहाँ पे आपको जो अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट के कारण पनिशमेंट मिलेगी वो 9 महीने की हो सकती है, 9 महीने तक की हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो 9 महीने की होगी, 9 महीने तक की हो सकती है मान लो, है ना। क्योंकि यहाँ पे विच मे एक्सटेंड टू 1/4 लिखा है, मे एक्सटेंड टू 1/4, मतलब कि मे एक्सटेंड बोल रहे हैं, मतलब ये भी 1/4 जो है वो मैक्सिमम है, मतलब यहाँ पे जो 9 महीने है वो मैक्सिमम है। आप ये नहीं समझोगे कि 9 महीने की ही सजा देना पड़ेगी, ये 9 मंथ मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, इससे कम दे सकते हैं। और कम की बात क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे तो और करके लिखा है फाइन, मतलब यहाँ पे तो सिर्फ फाइन भी दे सकते हैं और 9 महीने की सजा और फाइन दोनों भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ 1/4 वाला कॉन्सेप्ट। बट इसी केस में एक छोटा सा प्रॉब्लम और आ जाता है कि इफ द अबेटर और द पर्सन अबेटेड इज अ पब्लिक सर्वेंट, if abater or person abated be a public servant whose duty it is to prevent the offense। अब थोड़ा सा इस ऑफेंस में गंभीरता लेके आ गए कि अगर मान लो कि वो जो व्यक्ति जो अबेटर है वो एक पब्लिक सर्वेंट है, या फिर जो व्यक्ति अबेट हुआ है, यानी कि जो व्यक्ति अबेट हुआ है वो एक पब्लिक सर्वेंट है जिसकी ड्यूटी उस ऑफेंस को रोकने की है, बट फिर भी वो उस ऑफेंस को कर रहा है। क्योंकि पब्लिक सर्वेंट अच्छे इंसान होते हैं, वो ऐसे काम करेंगे तो बुरा हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो अगर अबेटर या अबेटेड पर्सन एक पब्लिक सर्वेंट होगा जिसकी ड्यूटी होगी उस ऑफेंस को रोकना, बट
अपने ऑफेंस को रोकने की बजाय वो उस ऑफेंस को करने की कोशिश करते हैं तो उस केस में जो सजा है वो 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट तक एक्सटेंड हो सकती है, विद फाइन ऑल्सो, विद और ऑल्सो 1/2। अब आप सपोज करो कि यही चोरी वाला मैटर अगर इसमें जो चोर होता, या चोर नहीं तो जिसने जिसने चोरी के लिए उकसाया, इफ वो पर्सन एक पब्लिक सर्वेंट होता, इफ पब्लिक सर्वेंट अबेटर अगर पब्लिक सर्वेंट होता, या पर्सन अबेटेड अगर पब्लिक सर्वेंट होता, तो यहाँ पे जो इम्प्रिजनमेंट है वो कितना हो जाता। अब आप सोचो यहाँ पे 36 मंथ था ना, तो उसका 1/2 कर लो तो 18 मंथ्स। सीधे सीधे लैंग्वेज में आप समझो अगर, तो 9 महीने की सजा जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी 18 महीने तक। मतलब सीधे सीधे चीज यहाँ पे डबल हो रही है, 1/4 का डबल होता है हाफ। ठीक है, तो ये इम्प्रिजनमेंट का कॉन्सेप्ट आप याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी सेक्शन 116 बात करता है इम्प्रिजनमेंट वाले ऑफेंसेस के अबेटमेंट की, बट ऑफेंस कमिट नहीं होना चाहिए, सिर्फ तभी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 116 सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है जब वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है जिसको अबेट किया गया। ठीक है, चलिए सेक्शन 117 पे आते हैं। अब ये 117 क्या बोलता है? अबेटिंग द कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय द पब्लिक और बाय मोर देन 10%। अब यहां पे जो ऑफेंस है ना, उसको अबेट कौन कर रहा है? उसको अबेट कर रही है पब्लिक, जनता, या फिर 10 से ज्यादा लोग। अब इसमें क्या हुआ, इस सेक्शन को अगर आप रीड करोगे तो इसमें लिखा है कि whoever abet the commission of an offense by the public generally or by any number of class of person exceeding 10 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सेक्शन है। क्लियरली लिखा है कि अगर अबेटमेंट जनता द्वारा किया जाता है या अबेटमेंट किसी ऐसी पब्लिक द्वारा किया जाता है जहां पे 10 से ज्यादा लोग हैं, तो उस केस में जो अबेटर होगा, जो अबेटर उनको यहाँ पे करवाता है, यानी कि पब्लिक से जो ऑफेंस करवा रहा है, तो उस केस में जो अबेटर होगा उसको वहां पे 3 साल तक की जेल या सिर्फ फाइन या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, दिस सेक्शन कवर ऑल द ऑफेंसेस एंड इज अ जनरल प्रोविजन फॉर अबेटमेंट ऑफ एनी नंबर ऑफ पर्सन एक्सीडिंग 10 when more than 10 person are instigated to commit an offense punishable with death, the offense comes within section 115 as well as this section। एक चीज समझो, यहाँ पे हम ऑफेंस करवा किससे रहे हैं? यहाँ पे हम अबेट किसको कर रहे हैं? हम यहाँ पे अबेट कर रहे हैं मोर देन 10 पर्सन को, या फिर हम यहाँ पे अबेट कर रहे हैं भीड़ को। सपोज करो मैं एक इंसान हूं और मैंने एक भीड़ को अबेट कर दिया कि यार ये चोर है, ये चोर है, इसको मारो मारो इसको मारो, जबकि वो व्यक्ति चोर नहीं था। अब भीड़ का क्या कहना, भीड़ तो जाके कूटने लग जाती है इतनी देर में। तो मैं कहा जाएगा कि मैंने एक ऑफेंस का अबेटमेंट किया है बाय पब्लिक, मैंने जनता को उकसाया है वो ऑफेंस करने के लिए। या फिर जनता की कोई डेफिनेशन नहीं होती, पब्लिक की कोई डेफिनेशन नहीं होती, बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसका एक क्राइटेरिया भी दे रखा है, मोर देन 10 पर्सन। मतलब पब्लिक चाहे कितनी भी हो सकती है, 10 से ज्यादा, बट 10 से ज्यादा मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे इन्हें रख के रखा है कि 10 से कम वाले में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जब हम 10 से ज्यादा लोगों को इंस्टिगेट करते हैं किसी ऑफेंस को करने के लिए, तो उस पर सेक्शन 117 अप्लाई होता है। लेकिन अगर इसमें एक और चीज याद रखो, अगर हम 10 से ज्यादा लोगों को किसी ऐसे ऑफेंस को करने के लिए उकसाते हैं जिसमें डेथ पनिशमेंट है, मतलब हम मान लो कि 10 से ज्यादा लोगों को मर्डर करने के लिए उकसा देते हैं। मर्डर एक ऐसा ऑफेंस होता है विच इज पनिशेबल विद डेथ, और हमने इसका प्रोविजन कहां पढ़ा था? सेक्शन 115 में। जब भी कोई ऐसा ऑफेंस जिसमें डेथ पनिशमेंट है उसका अबेटमेंट किया जाता है, तो वहां पे सेक्शन 115 अप्लाई होता है। तो अगर जनता को, अगर भीड़ को, अगर 10 से ज्यादा लोगों को आप मर्डर करने के लिए उकसाते हो, यानी डेथ पनिशमेंट वाला ऑफेंस करने के लिए उकसाते हो, तो वहां पे सेक्शन 115 भी लगेगा और सेक्शन 117 भी लगेगा। 117 इसलिए लगेगा क्योंकि मोर देन 10 पर्सन को किया है, और 115 इसलिए लगेगा क्योंकि ऑफेंस इज पनिशेबल विथ डेथ। ये समझना है ना? तो इसलिए कुछ कुछ केसेस में ये दोनों सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं, सेक्शन 115 भी और 117 भी। लेकिन एक चीज, अब जब आपने दोनों सेक्शन अप्लाई किए हैं तो एक सवाल हमारे मन में खड़ा होता है कि सेक्शन 115 की सजा तो अलग थी, सेक्शन 117 की सजा अलग है 3 साल की, तो क्या हम दोनों सेक्शन अप्लाई करेंगे तो हम दोनों की सजा देंगे अलग अलग? तो इसमें याद रखना कि देयर कैन नॉट बी सेपरेट सेंटेंसेस under the two section for the same criminal act, and the conviction should properly be under that section which inflicts the higher punishment। देखो ये प्रिंसिपल होता है क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का कि एक ऑफेंस के लिए किसी व्यक्ति को एक ही बार सजा दी जाएगी। यार 10 व्यक्तियों को आप मर्डर करने के लिए उकसा रहे हो, तो उसमें सेक्शन 115 भी लग रहा है, सेक्शन 117 भी लग रहा है, बट चूंकि एक्ट तो एक ही है ना यार, एक्ट तो अबेटमेंट का ही है ना। तो 117 की जो सजा है वो 3 साल, और 115 की जो सजा है
वो हमने देख ली कितनी थी, 7 साल और 14 साल तक की थी। तो हम ऐसा थोड़ी कर सकते कि 115 में 7 साल की सजा दे देंगे और 117 में उसको 3 साल की सजा और दे देंगे, बोलेंगे 10 साल की सजा। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम यहाँ पे कॉन्विक्शन में फिर ये देखते हैं कि कौन सी सजा ज्यादा है वो वाली दी जाती है, क्योंकि दोनों ही केसेस में ऑफेंस एक ही हो रहा है, बट फर्क इतना सा कि एक 115 भी अप्लाई हो रहा है, एक 117 भी अप्लाई हो रहा है। तो इन दैट केस हम उस सजा की तरफ झुकेंगे जो ज्यादा है। यानी सेक्शन 117 में तो 3 साल तक की है, तो हम उसको नहीं देखेंगे, हम सेक्शन 115 में जो 7 साल तक की है उसको देख लेंगे, हम वो वाली सजा दे देंगे अगर दोनों सेक्शन एप्लीकेबल होंगे तो। चलिए, सेक्शन 117 हो गया कंप्लीट, 118 पे आते हैं। अब अगर इस सेक्शन को पढ़ोगे ध्यान से तो इसमें क्या लिखा है, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। कोई ऑफेंस यहाँ पे होने वाला है जो कि डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, आप उस ऑफेंस के बारे में जानते हैं, आप जानते हैं कि ऐसा ऑफेंस होने वाला है, आपको उस ऑफेंस की पूरी डिजाइन पता है, बट फिर भी आप उस डिजाइन को छुपा रहे हो। कंसीलिंग डिजाइन का मतलब होता है उस चीज को छुपाना, उसकी परिकल्पना को छुपाना। अब एक सिंपल सी बात है, अगर आप जानते हो कि कोई डेथ होने वाली है या किसी का मर्डर होने वाला है या कोई ऐसा ऑफेंस होने वाला है जो कि बहुत हीनियस है, क्योंकि उसमें डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा है, मतलब गंभीर ऑफेंस है, आपको पता है ऐसा कोई अपराध होने वाला है, आप उसकी पूरी डिजाइन जानते हो, बट फिर भी आप उसकी डिजाइन छुपा रहे हो, है ना। अच्छा, ये समझना बात को कि यहाँ पे जो डिजाइन छुपा रहा है, दैट पर्सन इज अदर देन द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक्यूज्ड तो छुपाता ही है क्योंकि उसको तो करना है, बट हम यहाँ पे किसी और पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें प्रॉब्लम क्या है, हमें प्रॉब्लम ये है कि हर एक व्यक्ति पे ऑब्लिगेशन होती है कि अगर उसको किसी ऑफेंस के होने के बारे में पता होता है तो उसे पब्लिक अथॉरिटीज को वहां पे इंटीमेट करना होता है, बताना होता है कि भैया ऐसा कोई ऑफेंस होने वाला है। देयर मस्ट बी एन ऑब्लिगेशन ऑन द पर्सन कंसीलिंग द ऑफेंस टू डिस्क्लोज। अब सवाल ये उठता है कि हम यहाँ पे किस तरह के कंसीलमेंट की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटेंशनल कंसीलमेंट के, और एटलीस्ट विद द नॉलेज दैट इट विल फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, है ना। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर हमने सेक्शन 118 लगा दिया, कंसीलमेंट ऑफ डिजाइन टू कमिट ऑफेंस का चार्ज लगा दिया, वो कह रहा है मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, वो कह रहा है मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। तो एक चीज जरूर याद रखना कि वो जो डिजाइन है ऑफेंस होने की, उसको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, पहली बात तो। और दूसरी बात कि उसको ये नॉलेज होना चाहिए कि अगर मैंने ये नहीं बताया पुलिस को, या मैंने अगर इस डिजाइन के बारे में पब्लिक अथॉरिटी को नहीं बताया, तो पक्का ये ऑफेंस हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन 118 की आप डेफिनेशन देखोगे तो उसमें लिखा है, whoever intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offense punishable with death or imprisonment for life। ये पहले सेंटेंस का मतलब ही ये होता है कि whoever intending मतलब कि वो जानबूझ के कर रहा है, वो इंटेंशनल तरीके से ये डिजाइन को छुपा रहा है, मतलब वो जानता है कि अगर मैं ये डिजाइन छुपाऊंगा तो ये ऑफेंस हो जाएगा, इसको कहते हैं इंटेंशनल। और दूसरी चीज, अगर इंटेंशन नहीं भी है तो नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयरबाय फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ क्राइम। चलो मान लो इंटेंशन नहीं है उसका कुछ भी, बट उसको नॉलेज है इस चीज का कि अगर मैंने डिजाइन छुपाई तो ऑफेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे दो चीजें आती है, या तो वो इंटेंशन उसका हो छुपाने के पीछे, या इंटेंशन नहीं भी हो तो एटलीस्ट उसको नॉलेज हो कि अगर मैं इसको छुपाऊंगा तो ऑफेंस हो जाएगा। ये दो चीजों में से कुछ भी हो सकता है। और वॉलंटरी अगर वो फिर उस चीज को छुपा लेता है या किसी भी तरह से हाइडिंग में हेल्प करता है, हाइडिंग टूल्स, या उस डिजाइन को छुपाने की कोशिश करता है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को सजा मिलेगी। यानी कि डिजाइन छुपाने वाले व्यक्ति को, जो इंटेंशनल तरीके से डिजाइन छुपा रहा है या इस नॉलेज के साथ डिजाइन छुपा रहा है कि अगर मैं छुपाऊंगा तो ऑफेंस हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति को सजा मिलेगी। और सजा डिपेंड करती है कि वो ऑफेंस जिसकी डिजाइन उसने छुपाई है वो ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ। अगर डिजाइन छुपाने वाला ऑफेंस हो गया तो सजा यहाँ पे 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है और साथ में फाइन भी लगाया जाएगा। यहाँ पे और का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे 7 साल तक की सजा और फाइन दोनों लगेंगे। और अगर वो ऑफेंस नहीं हुआ जिसकी डिजाइन छुपाई है तो उस केस में सजा 3 साल तक एक्सटेंड हो सकती है और फाइन भी लगेगा, मतलब 3 इयर्स प्लस फाइन। और 3 इयर्स मैक्सिमम है, समझना इस बात को, जहां जहां एक्सटेंड टू लिखा होता है वहां वहां समझ जाओ कि वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब आप एक और चीज याद रखो कि ऐसे बहुत सारे ऑफेंस, ऐसे मतलब सीआरपीसी ने आपके ऊपर ऑब्लिगेशंस लगा रखी है बहुत सारी चीजों में, जहां पे आप का ये फर्ज बनता है कि अगर आप किसी सीरियस नेचर के ऑफेंस के होने के बारे में जानकारी रखते हो तो आप उस जानकारी को पब्लिक सर्वेंट के पास कन्वे करो, पुलिस को आप वो जानकारी दो। आप इसके लिए सीआरपीसी का सेक्शन 39 और सेक्शन 40 एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा,
ठीक है, तो उस केस में अगर आप ये डिजाइन छुपाते हो तो आप आईपीसी का सेक्शन 118 का एक ऑफेंस करते हो। और 118 और 119 और 120 ये जो तीन ऑफेंसेस अपन एक के बाद एक पढ़ेंगे ना, ये सब इसी टाइप के डिजाइन छुपाने के लिए। चलो 118 पढ़ लिया, अभी 119 पे आता है। 118 में सजा कितनी थी? 7 साल और 3 साल। 7 साल कब जब ऑफेंस कमिट हो गया, 3 साल कब जब ऑफेंस कमिट नहीं हुआ। अब सेक्शन 119 बहुत सिंपल, पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस व्हेन इट इज हिज ड्यूटी टू प्रिवेंट। देखो सेक्शन 118 में हमने क्या पढ़ा, समझना। हाँ, मैं ये सेक्शन बहुत बड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन मैं आपको ये पूरा रीड करके नहीं बताऊंगा। देखो मैं कुछ सेक्शन अब आपके बेयर रीडिंग के लिए छोड़ूंगा जो आपको पढ़ना पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको उसका पूरा जो जिस्ट होता है वो समझा दिया है। ठीक है, अब ये समझो कि सेक्शन 118 में क्या हुआ था। सेक्शन 118 में ये हुआ था कि कोई व्यक्ति जो किसी ऑफेंस के बारे में जानता था कि होने वाला है, वो ऑफेंस डेथ पनिशमेंट वाला या लाइफ इंप्रिजनमेंट वाला था, और मैं जानता हूं कि वो ऑफेंस होने वाला है, फिर भी मैं उसको इंटेंशनल तरीके से इस नॉलेज के साथ कि ऑफेंस हो जाएगा उसकी डिजाइन को छुपा लेता हूं, तो मैंने भी वहां पे ऑफेंस किया है और मुझे उसकी सजा मिलेगी। बट सपोज करो कि अगर मैं एक पब्लिक सर्वेंट होता, एक पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी होती है कि ऑफेंस को होने से रोकना, एक पब्लिक सर्वेंट जिसकी ये ड्यूटी है कि वो उस ऑफेंस को होने से रोके, अगर वो खुद इस डिजाइन को छुपा रहा है, अगर वो खुद इस डिजाइन को कंसील कर रहा है, तो उस केस में सेक्शन 119 एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 118 एप्लीकेबल नहीं होगा। बिकॉज सेक्शन 118 डील्स विद पर्सन हु आर नॉट पब्लिक सर्वेंट, however section 119 deals with person who are public servant। सिंपल सी चीज, जो सारे इंग्रेडिएंट सेक्शन 118 में है वो सारे इंग्रेडिएंट सेक्शन 119 में भी है, बस फर्क इतना है कि वहां पे एक नॉर्मल पर्सन था और यहाँ पे एक पब्लिक सर्वेंट है। और पब्लिक सर्वेंट होने का मतलब होता है ड्यूटी, एक ज्यादा ड्यूटी, एक कॉमन सिटीजन से ज्यादा ड्यूटी एक पब्लिक सर्वेंट की होती है। तो इस केस में पनिशमेंट फिर से डिपेंड करेगी, इसमें पनिशमेंट डिपेंड किस पे करेगी, इफ ऑफेंस बी कमिटेड, या तो वो ऑफेंस हो गया जिसकी डिजाइन छुपाई थी, है ना। बट देखो एक और छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे। इसके पहले वाला जो सेक्शन था सेक्शन 118, जिसमें आप डिजाइन छुपा रहे थे, जिसमें आप डिजाइन को कंसील कर रहे थे, मुझे आप एक बात बताओ कि जहां पे आप डिजाइन को कंसील कर रहे थे वो कौन से ऑफेंस की डिजाइन को आप कंसील कर रहे थे सेक्शन 118 के अंदर? पनिशेबल विद डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। आपने ये सोचा कि अगर सर वो ऑफेंस सिर्फ इम्प्रिजनमेंट से होता तो क्या होता? मुझे बताओ कि अगर वो ऑफेंस जिसकी डिजाइन आपने छुपाई है उसमें सिर्फ 3 साल की सजा है, तो क्या सेक्शन 118 अप्लाई होगा? नो सर, नहीं होगा, क्योंकि उसमें सेक्शन 120 अप्लाई होगा, उसमें सेक्शन 120 अप्लाई होगा। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो और आप किसी ऑफेंस को होने की डिजाइन छुपाते हो जो ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट हो, उसमें सेक्शन 120 अप्लाई होता है। और अगर वो ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट हो तो 118 होता है। मतलब उसमें डेथ वालों को अलग कर दिया और नॉर्मल इंप्रिजनमेंट वालों को अलग कर दिया। लेकिन जो हम सेक्शन 119 पढ़ रहे हैं, जिसमें ये डिजाइन एक पब्लिक सर्वेंट छुपाता है, इस केस में चाहे डेथ हो, चाहे लाइफ इंप्रिजनमेंट हो, चाहे इंप्रिजनमेंट हो, तीनों ही चीजें एक ही सेक्शन में डाल दी है। इसलिए मैंने उसकी पनिशमेंट के 3 बाइफर्केशन कर दिए। पहला बाइफर्केशन कि अगर ऑफेंस हुआ है बट अगर वो ऑफेंस इंप्रिजनमेंट से पनिशेबल हो, दूसरी चीज अगर ऑफेंस हुआ है बट वो ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ हो, और तीसरी चीज कि ऑफेंस हुआ ही नहीं हो। हम इन तीनों ही केसेस की सजा देखेंगे। यहाँ पे व्यक्ति कौन है छुपाने वाला? पब्लिक सर्वेंट। अगर मान लो उसने छुपा दिया बट छुपाने के बाद भी ऑफेंस नहीं हुआ, और जो ऑफेंस था वो इंप्रिजनमेंट वाला ऑफेंस था, मतलब छोटा ऑफेंस था, तो उस केस में 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट। अब देखो मैं आपको बार बार ये लॉन्गेस्ट टर्म वाला कैलकुलेशन करके नहीं दिखाऊंगा। लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट मतलब कि जिस ऑफेंस की डिजाइन छुपाई है उसकी जो मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट है उसकी 1/2 सजा आपको मिल सकती है। सिर्फ फाइन भी लग सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। और अगर ऑफेंस डेथ से है तो उस केस में 10 साल तक की सजा आपको मिल सकती है, फाइन का प्रोविजन नहीं है। और अगर ऑफेंस कमिट ही नहीं हुआ तो 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट, या फिर सिर्फ फाइन, या दोनों। बात खत्म, पनिशमेंट खत्म। चलिए रिजॉइन कर लीजिए, सेक्शन 120 शुरू करते हैं।